आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया। लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई पिछले 8 वर्षों के अंदर ईडी ने इस वक्त 5422 केस ईडी के चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई पिछले 8 वर्षों के अंदर ईडी ने इस वक्त 5422 केस ईडी के चल रहे हैं। ये बड़े हैरानी करने वाले फिगर्स हैं। 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं, उसमें से 5310 केस 5422 में से 5310 केस सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं। 5422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं। 5422 में से 5310 केस पिछले मोदी सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डालने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। और ये दबाव, इसको अगर नाम और संज्ञा दी जाए तो मैं इसको ग्लो एंड लवली स्कीम कहना चाहूंगा। ग्लो एंड लवली स्कीम, ये ग्लो एंड लवली आप लोगों को मालूम हो या ना हो, फेयर एंड लवली एक क्रीम आया करती थी। तो फेयर एंड लवली क्रीम का नाम अभी हाल में बदल करके ग्लो एंड लवली इसका हो गया। तो ये ईडी और सीबीआई ने अपने ऑफिस के अंदर ग्लो एंड लवली का एक डब्बा रखा हुआ है और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफा चट साफ होकर के बाहर निकल जाता है। उदाहरण, हेमंत विश्वा शर्मा जी, क्या हुआ? लुइस बर्जर और शारदा घोटाले केस में ईडी ने बुलाया, क्रीम लगाया, भाजपा में शामिल हो गए और ईडी ने एकदम सब चीजें सफा चट करके उनको कर दिया। येदियुरप्पा साहब के ऊपर ईडी का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, ये तो बताएं। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, ईडी और इनकम टैक्स के रेड नोटिसेज आते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो ये ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत उनके ऊपर ये क्रीम लगी और वो पाक साफ हुए और उनको ठीक हो गए। सोमेन मित्रा जी जब तक टीएमसी में थे, मुकदमे चल रहे थे और जैसे ही पार्टी छोड़ी उनके ऊपर ईडी का सारे के सारे तरीके से माफ हो गया। रमन सिंह के पता भी नहीं कि भी क्या ईडी के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मुकुल रॉय जी जब तक टीएमसी में थे ईडी के प्रेशर में, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए फेयर एंड लवली स्कीम में उनके ऊपर क्रीम लगी और ठीक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए या भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए इन एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही है, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सिलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। और अलग अलग बातें, जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर
were not satisfactory. The answers were not satisfactory, and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said. तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई? हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सिलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सिलेक्टिव लीकेजेस बंद करें, और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की एक कोशिश करी जा रही है। और तीसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि एफआईआर कहां है। हम लोग 4 प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पीएमएलए के तहत सबसे पहला तो कौन सा वो अनुसूचित अपराध है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा है जिसकी जांच ईडी ने शुरू करी है। पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस उसके अंदर दिया गया है कि ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए, तो वो कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कौन सा वो अनुसूचित अपराध है जिसके तहत ये इंक्वायरी करी जा रही है, और किस पुलिस एजेंसी ने अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी है, ये तो बताएं। और तीसरा, एफआईआर कहां है? क्या हमारे को किसी को एफआईआर की कॉपी अभी दिखाई है? लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इसको पूछ रहे, कोई जवाब नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जानते हैं कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बगैर ईडी के पास में पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर कोई अनुसूचित अपराध नहीं, कोई एफआईआर नहीं, तो फिर वो जांच क्यों कर रहे हैं? और अगर है अनुसूचित अपराध और एफआईआर तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? सीधे सीधे हम लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। शाम को हम लोग 5 बजे राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और 2 बातें मुख्यतः लेकर के हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे। एक, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है और पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर आक्रोश है, हमारी मांग है कि इसको, स्कीम को एकदम से वापस लिया जाए, पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाए और युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, बात करी जाए और उसके बाद में कोई ऐसी स्कीम लेकर के आए जो कि युवाओं से संबंधित है, सेना में भर्ती से संबंधित है। उससे पहले इसको एकदम से वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरी मांग हम लोगों की यह है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय पे हमला हुआ, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, जिस तरीके से उनकी पुलिस ने प्रताड़ना करी है, प्रिविलेजेस कमेटी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है, स्पीकर को भी और वाइस प्रेसिडेंट को भी, कि वो इसको प्रिविलेजेस कमेटी में दे, इसकी जांच करे और राष्ट्रपति जी को हम लोग इसके बारे में भी साथ में ये बोलेंगे। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को आज हम जानकारी में लेकर के आना चाहते हैं, अग्निपथ के बारे में। Let's go across to Bhavtosh Samya joining us live this morning. To you first, Bhavtosh. Now, day 4 of Rahul Gandhi's interrogation. It's the same old line being spoken by the Congress party of how this is a narrative that is being built deliberately, of how the agencies are being misused. But he's also this time around talking of selective targeting by the Enforcement Directorate. Well, Christine, this is an allegation that has been used repeatedly by Congress, that Rahul Gandhi has been selectively targeted. But one must remember that this case dates back to 2017, when Rahul Gandhi's income tax was in fact flagged off by the Income Tax Investigative Department. Now, when that happened, Rahul Gandhi went to Delhi High Court. At the same time, the Young India matter was also separately being probed by the Income Tax Department. Subramanian Swamy also filed a separate prosecution private complaint in a Delhi court, and in that matter Sonia Gandhi as well as Rahul Gandhi and other Congress leaders got up
got a bail. That matter was also in fact challenged by Congress in the Delhi High Court, and no relief was given to them. Now there is a slew of matters in which Congress party had tried getting relief from various judicial forums, but they did not manage to get any kind of relief from any of the judicial forums. Now Income Tax Appellate Tribunal in March in fact gave a very detailed order, a 577-page order, in which they had found certain lacunas and were suspicious of the manner in which Young India took over the entire assets of Associate General Private Limited for just 51 lakh rupees. Now, Enforcement Directorate has said that they took cognizance of that, and they started investigating this entire matter, and that's the reason why they first questioned Pawan Bansal and also Mallikarjun Kharge. Now, no Congress leader at that point of time questioned the Enforcement Directorate investigation. It's only once Rahul Gandhi and others were summoned that this entire matter was... And it seems that there are certain inconsistencies in the answers that he has been given to the ED. Remains to be seen whether the ED wants to wrap up its questioning by today itself, or will Rahul Gandhi be summoned again. Good morning to you, Samya. The movement that you're witnessing right now, we're told that Priyanka Gandhi has reached Rahul Gandhi's residence. Well, absolutely, Amita. I'm right now outside Rahul Gandhi's residence, and a short while back, Rahul Gandhi's residence witnessed a lot of movement over here, and Priyanka Gandhi reached Rahul Gandhi's residence. Now, 10 a.m. is the time allotted for all the Congress senior leaders, the CWC members, and the General Secretary in charge of the state to come and collect at Jantar Mantar in a bid to try and carry out a show of strength. Now, interestingly, the Delhi police has already warned the Congress party as far as keeping the number of protesters contained, and even the site of protest must only be Jantar Mantar and nowhere else, like no sporadic protests anywhere else in Delhi. But what we are given to understand that the adjoining states, the PCC of adjoining states like Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, have all been asked to mobilize the party workers. So it almost becomes a case of a showdown between Delhi police and the Congress party workers already. But what I can tell you is that Rahul Gandhi will be going out for the ED interrogation, as he has been summoned today again for the fourth day, and before that his sister Priyanka Gandhi is presently meeting him at his residence. Now, whether Priyanka Gandhi will also go and join the Satyagraha at Jantar Mantar for the second day today, because she was there yesterday, that is what we have to wait and see. But of course there is a lot of angst against the ED, as the Congress party has been calling it to be a case of vendetta, and they are saying that this is only going to help them gather the momentum against the government, to show how the government machinery is being misused, especially to pin down the Congress leaders like Rahul Gandhi. Remember, 23rd June is also when Sonia Gandhi is expected to go and join. The last 3 times he was questioned, the protests staged by Congress workers were everything but peaceful. So the security aspect of it all is going to be of prime importance as far as the Delhi police is concerned. But thank you for breaking down all those details for us.